हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रैक्टिस बैच का जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें साइंस के क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स के साथ 25 क्वेश्चंस हैं, 20 आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं। सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स भी आपका यहीं से फंसेगा क्योंकि रिपीटेड न्यूमेरिकल्स रहते हैं, सिर्फ वैल्यू बदली जाती है। सब कुछ यहाँ देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वन द 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन मेल कैटेगरी? किसने मियामी ओपन जीता है पुरुष एकल का खिताब में? तो देखिए कार्लोस अल्कराज हैं ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने राफेल नडाल को हराकर ये खिताब मियामी 2022 जीतकर अपने नाम किया है। काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि इन्होंने राफेल नडाल को हराया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी ग्रैंड स्लैम रहते हैं स्पोर्ट्स के वो जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए हम लोग टेनिस टूर्नामेंट के 5 ग्रैंड स्लैम हैं वो सारे आप लोग याद करके जाइए। लगभग सारे हो चुके हैं 2022 में, तो क्वेश्चन जरूर बनेंगे वहां से। लेकिन निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो स्कूल चलो अभियान किस सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है ताकि जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल 100% जितने भी बच्चे हैं स्कूल जाएं। तो इसलिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया है। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 256 से 263 अनुच्छेद है जो संबंध बताते हैं आपके किसके किसके बीच में, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में संबंध बताते हैं। देखिए आप लोग आर्टिकल्स जरूर करके जाइएगा क्योंकि एक आर्टिकल्स आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा मुगल शासक था, कब मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी? मुगल वंश की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1556 में हुई थी। बाबर द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी क्योंकि इन्होंने जब इब्राहिम लोदी से पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था 1526 में, तभी नींव रखी गई थी मुगल सल्तनत की। मुगल सल्तनत से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं तो जरूर करके जाइएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उनको प्लैनेट्स कहते हैं, यानी कि ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर जितने भी ग्रह रहते हैं वो चक्कर लगाते हैं तो उन्हें प्लैनेट्स कहते हैं। चार मीनार कहाँ लोकेटेड है? चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे ही डिफिकल्टी लेवल रहेगी। तो आप लोग देखिएगा काफी इजी क्वेश्चंस रहेगा। जो साइंस में अच्छा स्कोर कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 13 kg विद हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, और जी आपको वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड। देखिए जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर होने वाले 13 किलो द्रव्यमान के पास कितनी ऊर्जा होगी ये पूछा गया है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो यू पोटेंशियल एनर्जी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh। जो कोई भी आपको दिखेगा हाइट दी होगी और उसमें आपका पूछ लेगा कि इसकी आपको बताना है एनर्जी, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ही निकालनी है क्योंकि हाइट पोटेंशियल एनर्जी में ही होती है। तो mgh इसका फॉर्मूला होता है। तो मास कितना है आपका? मास 13 किलोग्राम है, 13 लिख लीजिए। आपको जी की वैल्यू दी ही हुई है 9.8, ये आपकी जी की वैल्यू दी हुई है तो आप 9 जी की वैल्यू रख लीजिए। हाइट भी आपको दी हुई है, हाइट कितनी है आपकी? 5 है। तो आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 13, 5 से गुणा कर दीजिए इसको पॉइंट हटा के नीचे कर लीजिए और काट लीजिए 2 और इसको काट लीजिए 8 और 2 19, अब इसको गुणा कर लीजिए तो आपका 7 आखिरी मारा, ये आप करेक्ट आंसर हो जाएगा 367 जूल्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो पीछे जो आपकी गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं जिनसे आप लोग पीछे व्हीकल्स देखते हैं वो कौन सा मिरर होता है? तो वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है ये जो आपकी बड़ी चीजें होती हैं उनको छोटा कर देता है। पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं तो आपको मिरर में देखिए छोटी सी दिखती है। और जैसे आपके बल्ब होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, उनमें कौन सा मिरर होता है? उनमें अवतल लेंस होता है क्योंकि प्रकाश वो फैलाती है। तो दोनों में स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें कॉनकेव मिरर ही होता है यानी अवतल लेंस। तो दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा।
अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे एग्जाम तक, आप लोग देख लीजिए, 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे और काफी अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, आप लोग देखिएगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? तो देखिए, जब हम लोग कोई मेटल को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि एटम से मिलकर वो बना होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं एटम्स। जब उनको गर्म करते हैं तो उनमें एनर्जी जनरेट होती है, तो वो लोग वाइब्रेट करते हैं, थोड़ा दूरी बना लेते हैं, तो उनका घनत्व क्या हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है। तो इसका घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई भी धातु को आप गर्म करेंगे तो उसका घनत्व कम ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप लोग को यहाँ आंसर दिख गया होगा। तो ये आपका अमेरिका है, जो सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादक देश है। अब न्यूमेरिकल देख लीजिए आप लोग, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है ये, सेम आपके पूछा हुआ एग्जाम का ग्रुप डी का है, वैल्यूज चेंज है। तो आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वैल्यूज चेंज करके। पूछा गया है कि 1250 वॉट का एक विद्युत लोहा प्रतिदिन 3 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बिजली के मतलब कि जो प्रेस है आपका, उसके द्वारा एक दिन में कितनी खपत की गई ऊर्जा है? तो ऊर्जा बतानी है आपको कि कितना यूनिट ऊर्जा वो कंज्यूम करती है, बिजली यूनिट बतानी है। और आपको इसका पावर दी है, कितना है? 1250 वॉट है। एक दिन में कितना घंटे चलता है? 3 घंटे चलता है। एक दिन में यूनिट कितना कंज्यूम करेगा ये बतानी है। तो देखिए, किलो वॉट में हम लोग पावर को रखते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट किलो वॉट में होती है। तो यहाँ पर सिर्फ वॉट में दिया है, तो किलो वॉट में करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा, सॉरी, ये आपका आ जाएगा 12.50 किलो वाट। ठीक है, ये आपका किलो वाट में आ गया 1 पॉइंट। सही है। ये आपका 1000 से करेंगे तो ये नहीं होगा, इसको 1 मिनट हटा देते हैं यहाँ से। इसको अगर आपको किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो कितना आ जाएगा? 1000 से भाग दे देंगे तो वाट को आप लोग किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 किलो वाट आपका आ जाएगा। ठीक है, बस आपको किलो वाट में चेंज करना था क्योंकि किलो वाट में ही हम लोग रखते हैं, सारी यूनिट पावर की किलो वाट में होती है। तो अब आपको पता है कि यूनिट की एनर्जी बराबर कितना होता है? यूनिट बराबर कितना होगा? पावर इंटू टाइम होता है, पावर इंटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। पावर कितना है आपका? 1.25। ठीक है, यही आपका निकाले हैं आप लोग। टाइम कितना दिया हुआ है? 3 घंटे एक दिन में चलता है, तो बिजली की खपत कितनी करे? कितने यूनिट? 3 से गुणा कर दीजिए आप लोग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.75। सीधा सीधा आप लोग गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 3.75। सिंपल से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस शर्त है आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। और हमारे प्रैक्टिस सेट आएंगे, अलग अलग हम लोग फॉर्मूलेज लेके आएंगे, तो आप लोग को सारी चीजें यहीं से याद हो जाएगी, आप लोग को कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? जो आपका लाल रंग का गुलाब होता है वो हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? वो आपका काला दिखाई देगा। हरे रंग का जो है की रोशनी में काला दिखाई देता है, ग्रीन लाइट में। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो जो दूध की शुद्धता होती है वो आपका लेक्टोमीटर द्वारा जो है नापी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, न्यूमेरिकल देख लीजिए, फिजिक्स का ही है। फिजिक्स से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे और आपको केमिस्ट्री से भी देखने को मिल सकते हैं। तो केमिस्ट्री से आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे? पीरियोडिक टेबल से देखने को मिलेंगे, तो वहां से आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीजें दिखने को मिल सकती है। देखिए, अब पूछा गया है कि 9 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का है, 12 ओम का है, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो पैरेलल में जब भी कनेक्ट किया जाएगा तो आप लोग सीधा 1 अपॉन करके सबको ऐड कर देंगे। सीरीज में होगा तो सीधा सीधा डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, अब जब आप लोग इसको करेंगे, 12 12 है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे एलसीएम एलसीएम लेके, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक कहा जाता है के रूप में जाना जाता है? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसको कहा जाता है? तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है। तो आपका जो है
सल्फ्यूरिक एसिड है, इसी को डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है, क्रिप्टन होती है, यानी जितनी नोबल गैसेस होती हैं, बट ये क्लोरीन आपकी जो है ये आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। समुद्र के पानी में नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सबको पता है कि जो आपके समुद्र के किनारे होते हैं वहां पर बना दिए जाते हैं, मेड़ बना दी जाती है, वहां पर समुद्र का पानी इकट्ठा होता है, तो धूप की रोशनी से वो पानी भाप बन के उड़ जाता है, नमक वहीं रह जाता है, तो इवेपोरेशन होता है, यानी वाष्पीकरण कहते हैं। इसी प्रोसेस से नमक निकाला जाता है समुद्र से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा और तैयार है? जो आपका मणिपुर का राज्य है, यहीं पर आपका 83वां सॉरी आपका ये गलत हो गया है, मेघालय, जल्दी में थोड़ा था तो इसलिए मेघालय के राज्य में आपका 83वां नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ये गलत है, तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच सब्सटेंस रिमेन्स डिजॉल्व इन टीयर्स? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो जो आपका नमक होता है, कभी आप लोग ने आंसुओं का टेस्ट लिया हो, रोए हो, मुंह में चला गया हो, तो आप लोग को नमकीन सा लगता होगा, तो उसमें नमक मिला होता है आंसुओं में। रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? तो आपकी जो भूकंप आता है, भूकंप की तीव्रता नापी जाती है इसी से। तो रिक्टर स्केल अर्थक्वेक इंटेंसिटी नापने के लिए होता है। कुचिपुड़ी कहाँ से निकला है? कुचिपुड़ी सबको पता है आंध्र प्रदेश का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। डांस और फेस्टिवल से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में? तो पंचमहल का निर्माण करवाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबको पता है नो योर कस्टमर होता है। सभी लोग बैंक से अगर रिलेटेड गए होंगे, देखे होंगे, तो केवाईसी भरे होंगे, नो योर कस्टमर होता है। जापान की करेंसी क्या है? तो ये करेंसी आपकी पूछी जाती है और कैपिटल भी पूछे जाएंगे, तो सारे याद होने चाहिए। येन होता है जापान की करेंसी। राज्यसभा में कैंडिडेट को कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम उम्र। लोकसभा में 25 वर्ष होती है। प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग कब गठन हुआ था? योजना आयोग 1950 में इसका गठन किया गया था, जिसको हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय योजना के नाम से। किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया था? तो कैच द रेन आपका मणिपुर है, तो मेरे मणिपुर में यह ध्यान था जहां आपको मैंने दिखाया था, तो मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैच द रेन कैंपेन आपका मणिपुर में, तो वहां मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे, क्योंकि वहां पर देखा गया है कई पिक्चरों में कि जो है शिवजी मान लीजिए आज के जमाने के, वहां पर पशुपति कहा जाता था, काफी सारे जानवर चारों तरफ उनके रहते थे, उन्हीं की पूजा करी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी अपने भारत की ही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। सन 1845 के जो म्यूनिटी हुई थी, यानी कि जो रिवॉल्ट हुआ था, उसके गवर्नर जनरल कौन थे तब? तो लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर सन 1847 के, जो आपका रिवॉल्ट हुआ था आंदोलन। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? तो जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है? चांदी होता है। इन सब में अगर आप लोग देखेंगे तो चांदी ही, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रास में सबसे अच्छा कंडक्टर चांदी होता है। जब हम वायु, कॉपर भी होता है लेकिन यहाँ पर कॉपर ऑप्शन में नहीं था। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर में क्या बदलाव आएगा? तो जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारा दोनों जो है टेम्परेचर भी घटेगा, ऊपर ठंडी होती है, और आपका जो दाब होता है वो भी घटेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूखी बर्फ क्या होती है? सूखी बर्फ, ड्राई आइस किसके नाम से भी जाना जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको भी ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपके देखने को जरूर मिलेंगे। दो समांतर दर्पण के बीच में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आप लोग देखिए, जैसे दो दर्पण है, एक ये दर्पण है और एक आपका ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण आप लोग ऐसे ही बनाते होंगे। अब यहाँ पर दर्पण है, इन दोनों के बीच में अगर कोई इमेज होगी तो आप लोग देखे होंगे, कभी नई की दुकान पे गए होंगे, आगे भी शीशा रहता है, पीछे भी रहता है, उसमें कई सारी इमेज दिखती हैं आपको। तो यहाँ पर अगर एक इमेज होगी तो ये आपकी कैसी बनेगी? या आपकी बनेगी
इनफाइनाइट बनेगी, बहुत सारी इमेज बनेगी, एक यहाँ से टकराएगी फिर यहाँ से टकराएगी, तो काफी सारी इमेज बनती चली जाएंगी, यानी कि इनफिनिटिव इमेज बनेगी, अनंत इमेज बन जाएगी, पैरेलल लगा रखे होंगे समांतर, तो आपके अनंत इमेज बनेगी। जब प्रिज्म से सूरज की रोशनी हम लोग पास कराते हैं तो हाईएस्ट रिफ्लेक्शन यानी कि सबसे ज्यादा कौन सी रेज होंगी जो मुड़ेंगी, कौन से कलर की, तो जो आपकी ब्लू कलर की होंगी, जो नीली रेज होती हैं, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा इसमें ही आपको मोड़ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये प्रिज्म है, दिखा देता हूँ थोड़ा डायग्राम से आपको, ये मान लीजिए कि आपका एक प्रिज्म है, यहां से आपकी एक रोशनी आई, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको बदलाव कौन सी रोशनी में देखने को मिलेगा, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, तो ये जो आपकी रोशनी आएगी ऐसे ही रिफ्रैक्ट होगी, तो ये ऐसे जाएगी, बहुत सारी रेज ऐसे जाएंगी, कुछ कम मुड़ेंगी, कुछ सीधी निकल जाएंगी, तो ऐसे आपकी रेज निकलती हैं जब रोशनी आएगी। तो सबसे ज्यादा कौन सी मुड़ेगी, तो आपकी ये ब्लू मुड़ेगी, ठीक है, तो ब्लू हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा, ब्लू का। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। आवर्त सारणी में जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखेंगे वो सारे आपको याद होने चाहिए आवर्त सारणी में। तो देखिए एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपका 13 होता है, ठीक है। तो जब, लेकिन इसमें पूछा है +3 का, तो +3 कब होगा, जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल जाएंगे, तो अब कितना बचा, 10 बचा। अब 10 का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, 2,8 हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2,8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दूसरे समूह में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दूसरे समूह में कौन सा तत्व पाया जाता है, आपका जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल पाया जाता है। आपको थोड़ा मैं दिखाऊंगा, मैं टेबल से, आप लोग ये याद कर लीजिए, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहले ग्रुप में आपके अल्कली मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है, दूसरे ग्रुप में आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल पाए जाते हैं जो अभी पूछा गया था, तीसरे से 12वें ग्रुप तक आपको ट्रांजिशन एलिमेंट पाया जाता है। देखिए 18 ही ग्रुप होते हैं, 13वें में बोरॉन फैमिली होती है, 14वें में कार्बन फैमिली होती है, 15वें में नाइट्रोजन फैमिली, 16वें में ऑक्सीजन फैमिली, 17वें में हैलोजेंस, 18वें में नोबल गैसेस पाई जाती हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन से जरूर देखने को मिलेंगे, तो आवर्त सारणी से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो जरूर करके जाइएगा। प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ, प्रधानमंत्री पदेन राष्ट्रपति होता है किसका, तो CSIR का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए किसका होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चे गलत करके आते हैं, सवाल पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट भी सवाल है, एग्जाम में बनते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी रक्त वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है, यानी कि जो रक्त को हार्ट से पूरे शरीर में वितरित करती है, तो वो कौन सी होती है, तो वो आपकी जो आर्टरीज होती हैं यही ले जाती हैं, धमनी, और जो आपकी वेन्स होती हैं ये आपके सारे, मतलब कि वहां से सारी चीजें इकट्ठा करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे ले जाके छोड़ती हैं हार्ट में, तो वो हार्ट द्वारा, वो लंग्स द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो वेन्स का काम होता है ले जाना। लेकिन हार्ट से ऑक्सीजन और ब्लड ले जाना वो आर्टरीज का काम होता है। और पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं ये जो है सबसे बड़ी आर्टरीज होती है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज। फंगाई आर प्लांट दैट लैक, जो आपके कवक होते हैं उनमें क्या नहीं पाया जाता है, वो लोग क्या लैक करते हैं, हरे पौधे तो होते हैं लेकिन इनमें क्या नहीं होता, तो सारे हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है लेकिन इनमें नहीं होता, क्योंकि ये सनलाइट से अपना खाना नहीं बनाते हैं जो कवक होते हैं, तो इसलिए क्लोरोफिल नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं कवक लोग। इन विच स्टेट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकोटडा इज सिचुएटेड, जो आपका सुरकोतडा है वो आपका स्थल कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में, जो सुरकोतडा है आपका गुजरात के राज्य में स्थित है। ये आपकी कौन सी साइट है, इंडस वैली की साइट है, सुरकोतडा है, ये पूछी जाती है। ये आपका जो है दमियाबाद होता है, दमियाबाद ही आपकी गुजरात में पाई जाती है, वो सबसे सदर्न साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सिंधु घाटी की सभ्यता है एक सुरकोतडा, तो पूछी जाती है, यहाँ से सिंधु घाटी से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, है लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, यानी कि रेखीय संवेग किसके बराबर होता है, तो जो आपका रेखिक संवेग होता है वो आपका मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है।
ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार शिफ्टों में पूछा गया है। जो आरआरबी ग्रुप डी का 2018 में हुआ था उनमें कई बार ये सवाल पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। चैनल अच्छा लगा हो तो जरूर मोटिवेट करिएगा ताकि हम लोग और अच्छी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचा सके। थैंक यू।